हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। हम रीट, सीटेट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी सेकंड ग्रेड, इनके लिए साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास हो चुका था। फिर मनोविज्ञान के संप्रदाय हमने पढ़ लिए थे। फिर बाल विकास को हमने शुरू किया था, और बाल विकास में जो इम्पोर्टेंट किस प्रकार से बाल विकास का विकास शुरुआत हुई है, अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों टॉपिक के विषय में हमने डिटेल से बात की। आज हम अभिवृद्धि और विकास से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे। ये भी हमने शायद कल नहीं देखा था, मान्यता जो है इनकी भी बात कर लेंगे। तो मुख्य जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो अभिवृद्धि और विकास से प्रमुख जो सिद्धांत हैं, विकास, अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत है, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, प्रमुख मान्यताएं हैं, ये भी यहाँ पर देख लेते हैं कि जैविक परिपक्वता की मान्यता है, ये किसके द्वारा दी गई थी भाई? तो ये स्टैनले, हॉल व गैसल ने दिया था। इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं स्टैनले, हॉल और गैसल। ये आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं भाई। जब हम बालक के विकास की बात करें तो स्टैनले और गैसल के अनुसार ये बताते हैं कि वो बालक का विकास आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यता की हम बात करें तो ये जेबी वाटसन और स्किनर ने दिया था, और ये वातावरणीय कारक को इंपॉर्टेंस देते हैं ज्यादा। बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कारक मानते, ये वातावरणीय कारक को मानते, कि वातावरण को मानते। तभी तो जेबी वाटसन ने कहा था कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, शिक्षक, यहाँ तक कि कुछ भी बना सकता हूँ उसे। तो ये वातावरणीय कारक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। संज्ञानात्मक विकास संबंधी जो मान्यता है, इसके प्रतिपादक जीन पियाजे हैं भाई। और ये मानसिक क्रिया होती है बालक के अंदर, वो मानसिक क्रिया से सभी आसपास का जो वातावरण होता है, ये पूरा संसार है उसका पूरा का पूरा है, वो सीखता है भाई बच्चा मानसिक क्रिया के माध्यम से। फोर देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास संबंधी मान्यता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास संबंधी मान्यता है, इसका प्रतिपादन लेव वाइगोत्स्की ने किया था। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया था। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, तो इनके अनुसार जो बालक का विकास है वो सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है भाई। तो ये चार प्रकार की मान्यताएं हैं जो कई बार पूछ ली जाती है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। अब हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांत, इनकी बात करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं। तो फर्स्ट सिद्धांत जो है वो सततता का नियम, सततता का नियम, या इसे हम निरंतरता का नियम भी कह देते हैं। मतलब जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है भाई। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान क्या कहता है? अगर कोई मनुष्य है तो उसके मनुष्य ही पैदा होगा, उसी के समान नई संतति का निर्माण होगा भाई। सहसंबंधता का सिद्धांत या सहसंबंधता का नियम, इसका मतलब है सहसंबंधता का नियम या सहसंबंधता के सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं भाई। इन सभी का विकास एक साथ होता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, आप देखते होंगे कि बालक जब जन्म लेता तो उसमें पहले वो सामान्य क्रियाएं करता, उसके बाद में वो विशिष्ट क्रियाएं शुरू कर देता है। इसका मतलब उसमें सामान्य विकास होगा पहले, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाओं का विकास होगा। चक्राकार विकास का सिद्धांत, चक्राकार विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार भी इसे हम कह सकते हैं कि पहले ज्यादा विकास हो गया 2 वर्ष की उम्र तक, फिर 4 वर्ष तक, बीच का जो काल होता है उसमें रुक जाता है, फिर वापस शुरू होता है। मतलब ये कि ये चक्र के रूप में घूमता रहता है भाई। विकास लगातार एक गति से नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, इनका एक क्रम होता है निश्चित, जैसे कि सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ये अभी बात करेंगे भाई डिटेल से हम। दिशा का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। गति, उसकी जो दर कहते हैं ना, विकास की दर, वो अलग अलग होती है प्रत्येक व्यक्ति में। हर व्यक्ति बुद्धिमान थोड़ी होता है, उनका विकास अलग अलग होता है भाई। हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता है, तो वो सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंत क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, और अंतिम आ जाएगा अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत। ये परिमार्जिता का सिद्धांत हो रहा है भाई, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। तो इस प्रकार से इन सिद्धांत के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं भाई। पहला जो सिद्धांत आता है वो है
निरंतरता या सततता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है लगातार चलता रहता भाई बालक का विकास। तो बालक में विकास की जब बात करते हैं तो ये निरंतर रूप से चलता है, जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक विकास होता है। तो गर्भावस्था से जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के माध्यम से विकास चलता है, यानी कि जीवन पर्यंत विकास इनमें होता है। सेकंड देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी बालकों का विकास समान रूप से होता है। समान रूप से मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषा, ये सभी विकास समान रूप से होगा। चाहे वो गरीब का बालक है तो भी वो घुटनों की बल चलना ही सीखता है, चाहे वो अमीर का बालक है वो भी घुटनों की बल ही चलना सीखता है। ये नहीं कि गरीब का बालक है वो तो घुटनों की बल चलता है लेकिन अमीर का बालक है वो सीधो जन्म लेते ही खड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दो सभी में एक समान रूप का पैटर्न होता है, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग उनका विकास होता है। माता पिता है वो अपनी समान यानी कि प्रतिमान संतानों को जन्म देते हैं। जैसे माता पिता होते हैं उसी के समान उनकी संतानें होती है। जैसे मानव होता है वो मानव को जन्म देता है, गधा होता है वो गधे को जन्म देता है, हाथी होता है वो हाथी को जन्म देता है। आपने कभी सुना हो हाथी के मनुष्य पैदा हुआ हो या गधे के कुत्ता पैदा हुआ हो? ऐसा कभी नहीं होता। मतलब माता पिता अपनी समान प्रतिमान की संतान को जन्म देते हैं। सहसंबंधता का सिद्धांत, समन्वय होता है। समन्वय किसमें होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये जो विकास होते हैं ना इनमें आपस में समन्वय रहता है भाई। एक विकास तेजी से होगा तो दूसरा उसके साथ में चलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए बालक के सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर शारीरिक विकास अच्छा होता है तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी उसका अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास और मानसिक विकास है, इनमें अंतःक्रिया होती है, समन्वय होता है, समायोजन होता है, और जिस कारण से उस बालक का अगर शारीरिक विकास अच्छा होता तो मानसिक ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। विकास की दर जो होती है अंतःक्रिया पर निर्भर करती है, इन दोनों के शारीरिक और मानसिक क्रिया की जो अंतःक्रिया है उसके ऊपर निर्भर करती है विकास की दर। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है भाई, सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, फिर बालक विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। जैसे बालक जो होता है ये पहले करवट बदलना सीखता है। आपने देखा होगा जन्म लेते ही वो खड़ा होकर चलना थोड़ी सीख जाता है, वो करवट इधर उधर करवट बदलना सीखता है। उसके बाद में बैठना सीखता है और बैठने के बाद में घुटनों की बल चलना सीखता है और फिर दो पैरों पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद दो पैरों पर चलना सीखता है। ये क्रम होता है, करवट बदलना, बैठना और घुटनों की बल चलना, दो पैरों पे खड़े होना, दो पैरों से चलना, ये इनके क्रम होता है भाई। इस क्रम के अकॉर्डिंग ही पूरा विकास होता है। हाथ का सामान्य निर्माण, मतलब हाथ का एक सामान्य निर्माण हो गया, वो तो क्या है, एक पहले प्रक्रिया होगी, सामान्य प्रक्रिया होगी। हाथ का जो विकास होता है उसका हिलना डुलना, अंगुलियों का हिलाना, ये पूरा का उसका क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, इसकी बात करते हैं भाई। मानव का विकास रेखीय न होकर के चक्राकार होता है, ये कई बार पूछा जाता है भाई। मानव का विकास रेखीय न होकर के चक्राकार होता है, मतलब निश्चित अवस्था के बाद ठहराव और परिवर्तन आता है। मतलब थोड़ा विकास चला फिर उसमें कमी आ गया, मतलब ठहराव आ गया, रुक गया, फिर विकास चला फिर रुक गया, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर जन्म हुआ, जन्म के 6 महीने में, छठे महीने में क्या होता है, उसका विकास तेजी से होता है। जब वो 1 वर्ष का होता है तो उस समय थोड़ा विकास रुक जाता है, मतलब ठहराव आ जाता है। फिर वो 2 वर्ष का होता है, विकास वापस से शुरू हो जाता है, ज्यादा होता है। फिर 4 वर्ष का होता है, ठहराव आ जाता है। फिर 6 वर्ष का होता है, ठहराव आ जाता है। यहाँ पर बीच में हम क्या करें, इसको 8 वर्ष कर देते हैं और इसको 6 वर्ष कर देते हैं, ठीक है ना। 6 वर्ष में थोड़ा विकास हो जाता है, फिर 8 वर्ष में रुक जाता है, 12 वर्ष में वापस तेजी से हो जाता है। कहने का मतलब विकास तेजी से फिर स्लो हो जाता है, फिर तेजी से फिर स्लो हो जाता है, एक चक्कर सा बन जाता है। तो 1 वर्ष में थोड़ा ठहराव, फिर 2 वर्ष में परिवर्तन शुरू, फिर 4 वर्ष में 2 वर्ष में के बाद में 4 वर्ष में ठहराव, 6 वर्ष में फिर परिवर्तन, 8 वर्ष में ठहराव, 12 वर्ष में फिर परिवर्तन। ऐसा एक चलता रहता है, ठहराव परिवर्तन, और एक वर्तुलाकार चक्कर सा बन जाता है। यहाँ पर और समझिए, देखिए मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। लंबाई बढ़ने पर चौड़ाई में भी परिवर्तन होता है, चौड़ाई भी बढ़ती है। यहाँ पर देखिए, जब बालक की शुरुआत की बात करते हैं, शेषावस्था की बात करते हैं, तो उनमें रचनात्मक परिवर्तन होता है। पहले रचनात्मक मतलब उसकी बॉडी का निर्माण होता है। फिर जब इसमें युवावस्था आ जाती है, युवावस्था के अंदर उसका विकास होता है और अधिकतम विकास युवावस्था में होता है।
युवावस्था में क्या होगा, रचनात्मक परिवर्तन भी होगा और आपकी विकास भी अधिकतम होगा, मतलब दोनों का समन्वय स्थापित हो जाता है। फिर युवावस्था के बाद में क्या होगा, रचनात्मक परिवर्तन तो उनमें कम देखने को मिलेंगे लेकिन विकास ज्यादा होगा, इसका मतलब इनमें क्या होगा, विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं भाई। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कोई अंग फर्स्ट है और कोई अंग सेकंड है। फर्स्ट में क्या हुआ, तेजी से विकास हो रहा, जबकि सेकंड अंग में बहुत धीरे विकास हो रहा है। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद देखा कि जो फर्स्ट अंग था ना उसमें विकास थोड़ा स्लो हो गया, जबकि सेकंड अंग में विकास तेजी से हो गया। और फिर थोड़ी समय बाद देखा कि दोनों का विकास हमने देखा समान रूप से हो रहा, बराबर हो रहा है। मतलब क्या है कि कुछ अंग जो होते हैं वो तीव्रता से विकास करते हैं लेकिन वो बीच बीच में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं जब तक कि वो संतुलित ना हो, दूसरे विकास के बराबर न हो तब तक वो विकास रुक जाता है। तीव्र और मंद परिवर्तनों का एक चक्र सा बन जाता है जिसे चक्राकार परिवर्तन कहते हैं। यानी कि एक विकास जो होता ना, अंग फर्स्ट के विकास की जब हम बात करें तो ये विकास पहले तेजी से चलता फिर स्लो हो जाता है, लेकिन सेकंड अंग की हम बात करें ये लगातार जारी रहता है और इस कारण से ये लास्ट के अंदर हम बात करें तो संतुलित हो जाते हैं। कुछ अंगों का विकास मंद गति से लगातार जारी रहता है तो जो इसके बराबर हो जाता है, ये कम हो जाता है इस कारण से बराबर हो जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, मैंने 2-3 एग्जाम्पल देके इसको समझाया है। निश्चित क्रम का सिद्धांत देखिए, गामक और भाषा का विकास है वो निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। भाषा का विकास की हम बात करें तो इसे LSRW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, LSRW। जैसे सबसे पहले बालक लिसनिंग यानी कि सुनना शुरू करता है, उसके बाद में स्पीकिंग बोलना शुरू करता है, फिर रीडिंग मतलब पढ़ना शुरू करता है और अंत में बालक लिखना यानी कि राइटिंग लिखना शुरू करता है। तो ये इनका क्रम होता है, पहले सीधा ये नहीं कि लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता, ये क्रम होता है, इसी क्रम से चलता है। जैसे हम गामक विकास की बात करें तो बालक पहले गर्भावस्था की बात करते हैं, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। जब जन्म के समय हम बालक के अंदर अस्थियों की संख्या की बात करते हैं तो 270 होती है, लेकिन अब शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जाते हैं तो ये 300 प्लस हो जाती है। लेकिन जैसे हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो उसमें 206 बच जाती है, जो आगे तक 206 ही रहती है। तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है जो कि एक निश्चित क्रम होता है भाई इनका। दिशा का सिद्धांत, ये भाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिशा का सिद्धांत निश्चित पूर्वक कथनीय सिद्धांत भी कह देते हैं भाई। दिशा के सिद्धांत में देखिए हमेशा विकास जो होता है ये सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है, इसे हम सिफेलोपोडल कह देते हैं, ठीक है। और केंद्र से सिरों की ओर विकास होता है, केंद्र से सिरों की ओर विकास होगा तो इसको प्रोक्सिमो डिस्टल कह देते हैं, मतलब केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर भुजाओं का विकास होगा और फिर हाथ की अंगुलियों का विकास होगा। पहले रीढ़ की हड्डी, फिर ये भुजाएं बनी और भुजाओं के बाद में फिर अंगुलियों का विकास हुआ, मतलब पहले केंद्र में विकास हुआ फिर परिधि की ओर विकास हुआ। तो ये केंद्र से परिधि की ओर प्रोक्सिमो डिस्टल कह देते हैं भाई। एक टर्म आती है मस्तकोदमुखी नियम, मस्तकोदमुखी नियम ये कुपू स्वामी ने दिया था। कुपू स्वामी इन्होंने बताया कि जो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे ही हम कह देते हैं केंद्र से सिरों की ओर होता है, केंद्र से सिरों की ओर होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर समझिए, ये सिर है भाई और ये आपके पैर हैं, तो बालक का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलेगा। पहले सिर का विकास, फिर रीढ़ की हड्डी, इस प्रकार से होता हुआ सिर से पैर की ओर विकास होगा। दूसरा कह रहा केंद्र से परिधि की ओर, ये बीच में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये आपका केंद्रक होता है भाई, केंद्र होता है, केंद्रक नहीं केंद्र होता है। इस केंद्र से इस साइड में विकास होगा, इस साइड में होगा, मतलब सिरों की ओर होगा या फिर कह सकते हैं परिधि की ओर होगा। सिरों की ओर होता है इस केंद्र से सिरों की ओर। तो ये हाथ और पैर ये दूर होते हैं या ये परिधि मान सकते हैं, तो केंद्र से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर विकास कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, ये चीज मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है। निकट से दूर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी इसे हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है दिशा का सिद्धांत जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टर्म याद रखिए ना, सिफेलोडिस्कल, सिफेलोपोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल और कुपू स्वामी का मस्तकोदमुखी। 8 का आता है नेक्स्ट सिद्धांत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक बालक में विकास की गति समान रूप से नहीं होती है। लिखा नहीं मैंने, समान रूप से नहीं होती है। प्रत्येक बालक की हम बात करें तो उसमें विकास की गति समान नहीं होती है। अर्थात बालक बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भाषा का विकास
सामाजिक विकास, इन सभी में भिन्नता पाई जाती है। चाहे बालक बालिकाओं में हम देखें तो प्रत्येक बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास, सामाजिक, इन सभी में आपको भिन्नता देखने को मिलती है। विकास की दर अलग अलग होती है भाई, सबसे महत्वपूर्ण है विकास की दर अलग अलग होती है। विकास का पैटर्न एक होता है लेकिन दर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। इसी कारण से व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। प्रत्येक बालक, जैसे आप देखते होंगे एक बालक की हाइट 6 फुट होगी, एक बालक रह गया 5 फुट का। एक बालक का मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा हो गया, एक बालक का मस्तिष्क का विकास कम हो गया। तो ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आती है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, बालक विकास की दोनों के कारण प्रभाव। बालक का विकास जो होता है ना, ये वातावरण से भी प्रभावित होता है और वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है। देखिए वातावरण है, इसको ज्यादा महत्वपूर्ण जो व्यवहारवादी ना वो मानते हैं। और इसको हम बात करें तो स्टैनले हॉल है, ये स्टैनले हॉल वगैरह जैसे वैज्ञानिक हैं वो वंशानुक्रम को ज्यादा महत्व मानते हैं, जो संज्ञानवादी हम मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितना अच्छा वातावरण मिलेगा उतना ही अधिक अच्छे गुणों का विकास होगा। ये व्यवहारवादी मानते हैं कि जितना अच्छा वातावरण मिलेगा बालक को उतना ही अच्छा वो गुणों को विकास होगा उसके अंतर्गत। ठीक है, वंशानुक्रम मतलब पीछे के जीन अच्छे हैं तो भी उसका विकास अच्छा होगा, लेकिन जो व्यवहारवादी ने वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वंशानुक्रम वातावरण को मानते हैं, वातावरण को मानते हैं और वातावरण अच्छा मिलेगा तो उसका विकास भी अच्छा होगा। फ्रैंक ने एक डेफिनेशन दी है भाई इसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन यात्रा जो है एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। ये फ्रैंक महोदय ने दी परिभाषा। गेसल की बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना ही है जितना मानव जाति का। व्यक्तिगत विभिन्नता उतनी देखने को मिलती है हमें जितनी की मानव जातियां देखने को मिलती है। ये गेसल के द्वारा दी गई परिभाषा। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत देखिए, बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। बालक के पहले संपूर्ण अंगों को सीखता मतलब पूरा ही हाथ हिलाने लग जाता है और फिर भागों के अंगों को चलाना सीखता, बाद में वो अंगुलियां हिलानी शुरू कर देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले वो हाथ को हिलाना शुरू करता है, फिर अंगुलियों को हिलाना शुरू कर देता है और फिर हाथ और अंगुलियां दोनों एक साथ हिलाना शुरू कर देता है। पहले तो ये अलग अलग हिलाता था लेकिन अब दोनों को एक साथ काम लेकर, मतलब ये है आपका एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। मतलब कोई भी अन्य जो बालक हैं उनका अध्ययन करने के बाद हम दूसरे बालक के विकास से संबंधित पूर्वानुमेय या कथन हम पता कर सकते हैं कि उनका विकास किस प्रकार से होगा। सिर से पैर की ओर सामान्यतः हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं हमेशा विकास सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। नेक्स्ट हमारा अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये दोनों विकास को प्रभावित करते हैं भाई। और अंतिम हमारा है परिमार्जिता का सिद्धांत। ये है जो भी हम अर्जित करते हैं ना वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के अंतर्गत चला जाता है। तो ये परिमार्जिता का सिद्धांत हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पैर में जूते पहनने से पैर का क्षेत्रफल कम हो जाता है। जैसे चाइना के लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी महिलाएं जो होती हैं उनको कम उम्र में उनको लोहे के जूते पहनाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से उनके पैर आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो ये भी परिमार्जिता का सिद्धांत ही इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आज हमने मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बाल विकास के सिद्धांत है ना उन सभी को हमने आज यहाँ पर अध्ययन किया है। तो धन्यवाद।